मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक प्रोग्राम है जिसमें कोई एक फंक्शन है ऐड। दो पैरामीटर इसमें मैंने बना दिए है, और ये फंक्शन रिटर्न करता है इन दोनों का एडिशन। अब मैं इस प्रोग्राम को एज ए मॉड्यूल एक दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट करूंगा। तो क्वेश्चन ये चल रहा था कि अगर मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट करता हूँ ऐसे करके, फ्रॉम मॉड्यूल नेम P244 इंपोर्ट ऐड। तो यही जो ऐड फंक्शन है ये मुझे यहाँ पर यूज करने को मिलेगा। और जब हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट ना करके उससे इंडिविजुअल किसी फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं तो हमें वो फंक्शन डायरेक्टली कॉल करना अलाउड होता है। उसके पहले मॉड्यूल का नेम डॉट नहीं लगाना होता। तो मैंने ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया और यहाँ पर ऐसे पास कर दिया। यहाँ तक सब कुछ ओके है। अब क्वेश्चन में ये ऐड कर दिया गया कि हमने जिस स्क्रिप्ट के अंदर इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराए, अगर वहां पर भी हमने एक ऐड फंक्शन बना दिया जिसमें मान लीजिए तीन आर्गुमेंट हैं, ए बी सी, और ये इन तीनों का सम करके वापस करता है। तो अब कॉन्फ्लिक्ट इस बात का आ रहा है कि जब आप किसी फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसे सेम प्रोग्राम में सर्च किया जाता है। और हमें ये भी सिखाया गया है कि अगर किसी फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया जाए मॉड्यूल से तब भी वो डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है। तो अब जब मैं ऐड फंक्शन कॉल कर रहा हूं यहाँ पर तो इंटरप्रेटर किसे कंसीडर करेगा? अगर इस वाले को कंसीडर करेगा तो दो वाला ही चलेगा, और अगर ये वाला कंसीडर हुआ तो एरर आ जाएगी कि भाई एक आर्गुमेंट और दो। ये क्लियर है, कोई एक ही चलेगा। कौन सा एक चलेगा? तो इस केस में इसका आंसर वही होगा कि अगर मैंने एक प्रोग्राम में दो फंक्शन सेम नेम के बना दिए हैं तो फिर कौन सा वाला कॉल होता है? लेटेस्ट वाला। तो ऐड की लेटेस्ट डेफिनेशन प्रोग्राम में कौन सी एग्जिस्ट करती है? जो इंपोर्ट हुई थी वो वाली, या जो आपने डिफाइन करी है वो वाली? जो हमने डिफाइन करी है, तो आगे के प्रोग्राम में वही चलेगी। तो अभी अगर मैं इसे चलाऊंगा तो एरर आ जाएगी क्योंकि ये कॉल इस वाले के लिए होगी। और ये क्या बोलेगा? एक और दो, एक आर्गुमेंट और। लेकिन अगर मैं इस लाइन को यहाँ से हटाकर ये लाइन में यहाँ लिख दूं तो अब लेटेस्ट ऐड की डेफिनेशन ये वाली है जो मॉड्यूल से इंपोर्ट होकर आई है, तो अब ये चलेगा। लेकिन फिर आपने जो अपना वाला बनाया ये तो कभी नहीं चलेगा, क्योंकि हमेशा फिर यही चलेगा क्योंकि बाद में यही आया है। ठीक है, तो फिर आपका अप्रोच थोड़ा सही नहीं है इसमें। अगर आप ऐसा करना चाहते थे कि जिस फंक्शन को इंपोर्ट किया गया है मॉड्यूल से उसी नाम का फंक्शन मुझे सेम स्क्रिप्ट में भी बनाना है, तो आप उस फंक्शन की बजाय मॉड्यूल इंपोर्ट करें, इंपोर्ट P244। और जब इस वाले का चलाना होगा तो P44 डॉट एड, और जब सेम वाले का चलाना होगा तो डायरेक्टली कॉल हमारा हो ही जाएगा। ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है जो कि जनरली रिकमेंड नहीं होता? जैसे आप किसी भी मॉड्यूल के नेम को अलियास दे देते हैं, उसी तरह से आप किसी फंक्शन को जब इंपोर्ट करते हैं तो उसका एलियास दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया? एल ए डी। तो अब जो इस वाले मॉड्यूल से ऐड फंक्शन इंपोर्ट होकर आया है उसका नाम अब ए डी हो गया, और जो सेम वाले प्रोग्राम का फंक्शन है उसका नाम ए डबल डी हो गया। तो अब इसे कॉल करेंगे तो इस नाम से कॉल करेंगे, ऐसे करके। और अगर इस वाले का चलाना है तो ये वाली। तो ये अप्रोच जनरली रिकमेंड नहीं होती है। रिकमेंडेड जो अप्रोच है वो यही है कि मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं रादर देन मॉड्यूल पे फंक्शन, और फिर मॉड्यूल के नेम पे डॉट लगाकर फिर आप उस फंक्शन को हिट कर सकते हैं।
फाइन। अब दूसरा पॉइंट जो कल हम डिस्कस भी कर रहे थे वो ये कि अगर ये दोनों सेम प्रोग्राम में सेम फोल्डर में नहीं होते तो क्या यूज कर पाते? आंसर इज नो। अब मान लीजिए मैंने क्या करा, सिंपली ये 244 वाला यहां से कट कर दिया और डेस्कटॉप पे रख लिया मान लीजिए। अब अगर मैं इस कोड को रन कराऊंगा जो अभी चल रहा था फर्स्ट क्लास, अब वो नहीं चलेगा। क्या आएगा? मॉड्यूल नॉट फाउंड, T244 मॉड्यूल फाउंड नहीं। ठीक है, तो अब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कल इस बात को डिस्कस किया जा चुका था कि जब भी एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल में इंपोर्ट होगा तो वो दोनों काम होने चाहिए, हमारे सेम फोल्डर में होने चाहिए। ठीक है, अब अगर हम सेम फोल्डर में नहीं रखेंगे तो कोई तरीका? आंसर इज यस। आपको पाइथन इंटरप्रेटर को बताना पड़ेगा कि इंटरप्रेटर जिस मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट करा है ये आपको सेम फोल्डर में नहीं मिलेगा, ये आपको डेस्कटॉप पे मिलेगा। कैसे बताएं इंटरप्रेटर के लिए? इंटरप्रेटर को हम अगर कुछ इस तरह की बात बताना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर एनवायरमेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हम जो करने जा रहे हैं ये पाइथन का कोडिंग वाला पार्ट नहीं है, ये एक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट होगा। तो क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर के एनवायरमेंट वेरिएबल में जाएंगे और उस एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल को सर्च करेंगे जिसका नाम है पाइथन पाथ। इस नाम से कोई वेरिएबल यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। एनवायरमेंट वेरिएबल जब आप, कैसे आया सर ये एनवायरमेंट वेरिएबल? दोबारा देखो, कंप्यूटर के सर्च बार में जाएंगे, सर्च बार में जाकर लिखेंगे ENV। ENV का मतलब है एनवायरमेंट वेरिएबल। तो पहले ही ऑप्शन आ जाएगा एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पर यूजर वेरिएबल ओपन होगा और एक सिस्टम वेरिएबल ओपन होगा। तो आपको सिस्टम वेरिएबल में चेंज नहीं करने हैं, आपको यूजर वेरिएबल में देखना है कि क्या किसी वेरिएबल का नाम पाइथन पाथ है। पाथ तो है, मुझे चाहिए पाइथन पाथ, नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अगर पाइथन पाथ वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 वेरिएबल बने हुए हैं लेकिन पाइथन पाथ नाम से कोई भी वेरिएबल नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो अब न्यू पे जाएंगे और वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे यहाँ पर? पाइथन। और इसकी जो वैल्यू होगी, जो डेस्कटॉप का फोल्डर होता है उस फोल्डर तक का पाथ। डेस्कटॉप पे जो मैंने मॉड्यूल रखा है, मॉड्यूल का पाथ नहीं आएगा, मॉड्यूल जिस फोल्डर में रखा है वो पाथ आएगा। तो सर डेस्कटॉप का फोल्डर होता है कोई? हमने कहा डेस्कटॉप पे जितनी फाइल सेव करते हैं आप वो एक फोल्डर में सेव होती हैं और उस फोल्डर का नाम भी क्या होता है? डेस्कटॉप होता है। वो फोल्डर कहाँ मिलेगा? सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, यूजर नेम के अंदर मिलेगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ब्राउज डायरेक्टरी पे जाएंगे क्योंकि मुझे फोल्डर का पाथ देना है। फिर क्लिक करा, सी यूजर, यूजर यूकैट यूजर चल रहा है मेरा, और यहाँ पर देखो डेस्कटॉप ये रहा, वो सेलेक्ट कर लिया। अगर किसी को डेस्कटॉप का फोल्डर ढूंढने में दिक्कत हो रही है, काफी लोगों को होगी, है ना, क्योंकि उनको नहीं पता होगा कि डेस्कटॉप के लिए डेस्कटॉप नाम का फोल्डर भी आता है, तो क्या करें? फिर उसके लिए एक काम करना, इस मॉड्यूल को जो आपने अभी यहाँ डेस्कटॉप पे रखा हुआ है यहाँ से हटाकर अपने कंप्यूटर के किसी फोल्डर में रख लेना, डी ड्राइव के अंदर या सी ड्राइव के अंदर, तो वो पास तो आप ढूंढ ही लोगे आसानी से फिर। ठीक है, तो अभी हमने ऐसे ही कर दिया, ओके कर दिया। उसके बाद
इस विंडो को भी ओके कर दिया। अब आइडल को क्लोज करके दोबारा चलाएंगे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग आइडल होगा वो एग्जिस्टिंग पाइथन पाथ जो भी रहा होगा डिफॉल्ट उसी के साथ लॉन्च हुआ होगा। अब अगर मैं आइडल को दोबारा चलाऊंगा अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए, अब ये हमारे मॉड्यूल को सेम फोल्डर में ढूंढने के अलावा जो मैंने पाइथन पाथ में फोल्डर का पाथ बताया है वहां भी ढूंढेगा। अगर वहां पर मिल गया तो भी चलना चाहिए। ये अप्रोच रिकमेंड नहीं करी जाती, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पाइथन पाथ सेट करना देखने में आसान लग रहा है, खुद से अपने लैपटॉप में जाके करेंगे तो 2 से 3 बार में हो सकता है ना हो, चौथी पांचवी बार में जाके पूरा सही से हो पाए। और मान लीजिए पहली बार में मुझसे हो भी गया तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि जिस जगह आप गए एनवायरनमेंट वेरिएबल में वहां पर और भी सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किए गए हैं। गलती से अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन ऊपर नीचे या डिलीट हो गया तो हो सकता है और सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर दें आप। तो अगर आप सही से इस काम को कर पा रहे हैं तब तो चल रहा है, और अगर ये सही से नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। तो सर ये रिकमेंड नहीं करते हैं। तो रिकमेंड क्या करते हैं, सेम फोल्डर में रखना रिकमेंड करते हैं। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, अगर मैंने इस फाइल को डेस्कटॉप से हटा दिया कहीं और पेस्ट कर दिया तो फिर एरर आ जाएगी, क्योंकि हमने तो पाइथन पाथ में क्या बता रखा है, सिर्फ एक का बता रखा है। अब एक और क्वेश्चन, सर एक रखा हुआ है डेस्कटॉप पे, एक रखा है डी ड्राइव के अंदर टेस्ट फोल्डर में, दो मॉड्यूल अलग अलग लोकेशन पर रखे हुए हैं, इन दोनों को मुझे एक प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है। अब पाइथन पाथ कैसे बताऊं, पाइथन पाथ तो एक का बता दिया मैंने, अब दूसरा मॉड्यूल भी है उसको भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो दूसरे का कैसे बताऊंगा फिर। तो पाइथन पाथ दो नहीं बनाने हैं, फिर क्या करेंगे, वापस चलते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल में, पाइथन पाथ को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा एडिट का, एडिट, एडिट पे क्लिक करेंगे और पहला वाला पाथ टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन से, उसके बाद दूसरा वाला पाथ जो आप कह रहे थे माना टी ड्राइव के अंदर टेस्ट फोल्डर में। अब सर एक और पाथ है कोई, वहां भी मॉड्यूल रखे हुए हैं और हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, सेमीकोलन लगाइए, अगला पाथ लिखिए, सेमीकोलन लगाइए। इस तरह से एक ही पाइथन पाथ वेरिएबल में आप मल्टीपल लोकेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सिंगल कर रहे हैं तो फिर आपको इतना लिखकर छोड़, सिंगल के बाद सेमीकोलन लगाना है नहीं लगाना है मर्जी है आपकी, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा पाइथन पाथ बताएंगे तो हर पाथ को सेमीकोलन से ही सेपरेट करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग लोकेशन पर जाकर मॉड्यूल रख सकते हैं और पाइथन पाथ में उन सबके बारे में बता सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं फिलहाल डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि अगले बैच में पढ़ेंगे तो ये हमारा सही से काम करेगा। तो इस फोल्डर को, इस मॉड्यूल को उठाकर मैं वापस से करंट डायरेक्टरी में रख देता हूँ, है ना। अब सर चलाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम डायरेक्टरी में तो रखा ही है। ठीक है, अब तीसरी अप्रोच, हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने वाले मॉड्यूल P44 को लाइब्रेरी का पार्ट बना दें, लाइब्रेरी का पार्ट बना देंगे तो फिर चलना सही है, आंसर इज yes। तो सर ये बताओ हमारे पाइथन की लाइब्रेरी कहाँ होती है, हमारे कंप्यूटर में कहीं होती होगी तो, जिस दिन हमने पाइथन का सेटअप डाउनलोड किया था और इंस्टॉल किया था उसी दिन पाइथन की जो लाइब्रेरी है या जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सब मेरे कंप्यूटर में कहीं किसी न किसी फोल्डर में आ गई होंगी हमारी। ठीक है, तो अब कैसे आएंगी, कहाँ मिलेंगी है, तो वापस से सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर एक हिडन फोल्डर होगा जो आपको दिखेगा नहीं तो हिडन फोल्डर है ना, उसके अंदर आपको ये चीजें मिलेंगी। तो हिडन फोल्डर
यूजर के अंदर जाएंगे, ट्यूकैट के अंदर जाएंगे, जो यूजर नेम जो भी है आपका, और यहाँ पर एक हिडन फोल्डर होगा जिसका नाम होगा ऐप डेटा, APP ऐप डेटा। अब पहले वो फोल्डर को आपको क्या करना है, इनेबल करना है। व्यू, व्यू नाम से जो टैब आ रहा है, फिर से देखो क्या बता रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ कि आपको पाइथन लाइब्रेरी ढूंढना, कि हमारे कंप्यूटर में पाइथन की लाइब्रेरी कहाँ रखी है। तो कहाँ गए हम, सी ड्राइव के अंदर गए, जूम करके देखो, हम पहुंचे सी ड्राइव में। सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, तो यहाँ तक सबका यही होगा। यूजर्स के अंदर अब यूजर नेम सबका अपना अपना होगा। जब आपने विंडो इंस्टॉल करी होगी उस समय आपने यूजर नेम दिया होगा, तो जो भी आपने नाम दिया था वो नाम आपको यहाँ लिख कर आएगा। अब इसके अंदर एक हिडन फोल्डर होगा जिसका नाम है ऐप डेटा, वो नहीं है। तो वो व्यू में जाएंगे, व्यू नाम का जो टैब आ रहा है, फाइल, होम, शेयर, व्यू। अब देखो विंडो 7 और विंडो 11 जो चला रहे हैं उसमें इंटरफेस अलग हो सकता है, कि व्यू का ऑप्शन यहाँ ना आकर कहीं और आ रहा है, या व्यू पे क्लिक करने से जो आएगा वो कुछ और आ सकता है विंडो 11 में। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो विंडो 11 में ऐसे नहीं आता है। विंडो 11 में ड्रॉप डाउन की फॉर्म में सारे ऑप्शन आते हैं, विंडो 7 में अलग तरीके से आते थे। तो अब व्यू पे जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा हिडन आइटम, इस हिडन आइटम को चेक करेंगे। जब ये चेक होगा तो ये ऐप डेटा नाम से हिडन फोल्डर आपका दिखेगा। इसके अंदर जाएंगे, लोकल, ऊपर एड्रेस बार में आप पाथ देख भी सकते हैं कहाँ पर हम जा रहे हैं। लोकल के अंदर प्रोग्राम्स नाम से एक फोल्डर होगा, प्रोग्राम्स के अंदर पाइथन फोल्डर होगा। जितने वर्जन के पाइथन सेटअप आपने इंस्टॉल कर रखे हैं हर किसी का अलग अलग हमारा इंस्टॉलेशन फोल्डर बना होगा। तो अभी हम पाइथन 3.10 पर काम कर रहे हैं, तो ये पाइथन 3.10 के साथ हमारा बना होगा। इसके अंदर जाएंगे और देखो यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर हैं, उनमें से एक है लिब, LIB। तो ये जो लिब फोल्डर है ये लाइब्रेरी फोल्डर है, इसी के अंदर पाइथन की सारी लाइब्रेरीज रखी होती हैं, है ना। के अंदर गए, ये वो जगह है जहाँ पर आप अपने मॉड्यूल को जाके पेस्ट कर दो। तो जो आपका मॉड्यूल था 244 वाला आ गया, यहाँ से मैंने इसको मान लीजिए कट कर दिया और इस वाले लिब फोल्डर में जाके पेस्ट कर दिया, ये आ गया। और भी मॉड्यूल रखे हुए पहले से, देखो यहाँ पर OS मॉड्यूल रखा है और बहुत सारे मॉड्यूल रखे हुए, आ गया। अब क्या करेंगे, अब अपने प्रोग्राम पे जाइए और इसको रन कराइए। यहाँ से 10 पे चलाएंगे तो चलेगा, 8 और 9 को क्या पता, इनकी अपनी लाइब्रेरी थी, वहां थोड़ा ना मॉड्यूल पेस्ट कराया मैंने, तो 10 वाले पे चले। ठीक है, तो इस तरह से ये अप्रोच भी रिकमेंड नहीं होती, क्योंकि विंडो 11 में मुझे लगता है आपको मिलेगा भी नहीं ये फोल्डर कहाँ है। जो मैंने पाथ बताया है विंडो 7, विंडो 10 पर यही पाथ होगा जहां पर पाइथन की लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है। विंडो 11 पे ये पाथ अलग, बिल्कुल अलग है, थोड़ा अलग नहीं, बिल्कुल अलग है। आप क्या करें, विंडो 11 अगर चलाते हैं तो इनिशियली जो सर्च ऑप्शन आता है, ये जो सर्च ऑप्शन, जब आप सी में जाएंगे तो सी में जाते ही सर्च बार में जाके लिख देना कैपिटल LIB, या सीधे यहाँ पाइथन लिख देना, तो वो ढूंढ के ले आएगा कि कहाँ पर पाइथन इंस्टॉल हुई है। ठीक है, चलो, या गूगल कर लेना, गूगल आपको बता ही दे। तो लाइब्रेरी के अंदर अगर मुझे कोई चीज़ रखनी है पाइथन में तो हम रख सकते हैं। तो अगेन नॉट रिकमेंडेड, मैं यहाँ से वापस कट कर देता हूँ और अपने वाले बैचेस फोल्डर में ला के ही पेस्ट कर देता हूँ, सेम फोल्डर पे।
तो किसी भी मॉड्यूल को हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं जब वो इन तीन में से किसी भी एक जगह पर रखा हो, या तो सेम फोल्डर में रखा हो, सेम करंट वर्किंग डायरेक्टरी में रखा हो, या जिस लोकेशन पर रखा है उसका पाइथन पाथ हमने सेट कर रखा हो, या फिर हमने मॉड्यूल को लाइब्रेरी मॉड्यूल बना रखा हो। ठीक है, रिकमेंडेड है सेम फोल्डर में। जी बताइए। सर जो मॉड्यूल नेम होता है हमारा ऑलवेज, क्या क्या उसमें हम हाइफन या स्पेस दे सकते हैं मॉड्यूल नेम में, और मॉड्यूल फिर उसको में वो दे फिर कॉल हो जाता है? मॉड्यूल का नेम देने का रूल वही होना चाहिए जो वेरिएबल का नेम देने का रूल है। इंडिपेंडेंटली कोई प्रोग्राम का नाम कुछ भी देंगे चलेगा, लेकिन जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट वो तभी हो पाएगा जब उसका नेमिंग कन्वेंशन वही है जो एक वेरिएबल का होता है। ओके। डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर अंडरस्कोर के अलावा कुछ और नहीं आने चाहिए। ओके सर, मैंने अपने मॉड्यूल नेम में हाइफन दिया था तो वो कॉल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। हाइफन नहीं चलेगा, अंडरस्कोर चला वो चल जाएगा। ठीक। चलिए, तो एक तो क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया जो हमारा कल रह गया था। अब एक और इंटरव्यू क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। ऐसा हो सकता है कि हम जब मॉड्यूल को इंपोर्ट करें तो पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट ना हो, हम मॉड्यूल के अंदर के कुछ कोड को इंपोर्ट ही नहीं करवाना चाहते। कोई ऐसा तरीका जिसमें हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे लेकिन हम चाहते हैं उस मॉड्यूल का कुछ कोड इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी कर लो लेकिन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जरूरत क्यों आएगी? हमने कहा ऐसी जरूरत क्यों आएगी उसको समझते हैं। तो बहुत चांस है कि हम जिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे उसका सारा कोड इंपोर्ट करना ही नहीं चाहते, कुछ कोड हम चाहते हैं इंपोर्ट हो ही ना। देखते हैं ऐसी क्या जरूरत आन पड़ेगी। मान लीजिए मैंने ये ऐड फंक्शन बनाया, उसके बाद ये रिटर्न कर रहा है a+b। अब एक फंक्शन मैंने मान लीजिए फैक्टोरियल बना दिया, ये आपसे एक नंबर मांगेगा और ये फैक्टोरियल लगाकर हमें रिजल्ट वापस कर देता है। तो अभी लॉजिक में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। जो थोड़ा बहुत याद था मुझे मैंने वो लिख दिया। तो मान लीजिए ये ऐड का लॉजिक और ये फैक्टोरियल का लॉजिक है। अब अगर आपने ये मॉड्यूल बनाया, इसके अंदर दो फंक्शन बनाए, और अब आप ये चाहते हैं कि जिस किसी को फैक्टोरियल निकालना हो या जिस किसी को ऐड फंक्शन चलाना हो वो मेरे वाले प्रोग्राम को इंपोर्ट करे और इसके अंदर से ये दोनों फंक्शन कॉल कर ले, उसको अपनी मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी, हमें ये तो फायदा है। तो अब ऐड को तो सर हम जानते ही इसे, छोड़ो इसी की बात कर। तो ये बताओ जिसने ये प्रोग्राम लिखा वो इतना श्योर है अपने कोड को लेकर, अपने लॉजिक को लेकर के वो कह रहा है ले जाओ इसका यूज कर लो, गलत नहीं हो सकता ये? ऐसा भी तो हो सकता है ये सही आउटपुट नहीं दे रहा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो बनाने वाले को पहले क्या करना चाहिए, अपने लिखे कोड को टेस्ट करना चाहिए कि जो उसने बनाया है वो सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, तभी तो किसी को दूसरे को देना चाहिए यूज करने के लिए। अब आपने दूसरे को दे दिया, उसने इंपोर्ट करके आपके भरोसे पर आपका लॉजिक यूज करा, ये गलत आंसर दे रहा है, उसका तो बहुत नुकसान हो गया। तो भाई सोचो पाइथन की लाइब्रेरी में जितने फंक्शन आए हुए हैं, क्या बनाने वाले ने उनको चेक नहीं करा होगा बनाने के बाद? ऐसा तो नहीं होगा ना बनाकर सीधा हमें दे दिया कि यूज करो। ठीक है, तो अब इसका मतलब है हम इसे चेक करेंगे, तो हमने इसे चेक करा। फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या होगा? 120। अगर हम इसके पीछे का लॉजिक देखें तो 1 × 2 × 3 × 4 यही होता है 6 4 5, है ना। अब जब मैंने इसको रन कराया
पर 120 तो आया ही नहीं। आंसर कितना आना चाहिए था? 120 आना चाहिए था। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 आती है, लेकिन सर ये तो 6 आ रही है। इसका मतलब मेरा लॉजिक गलत है। तो मुझे अभी दूसरे को देना ही नहीं चाहिए, पहले सही तो कर लो इसे। अच्छा वो मैंने चेक करके देख लिया। अगर मैं किसी को पेंड्राइव में ये प्रोग्राम दे देता और कहता भाई अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके चलाओ, तो वो तो मेरे भरोसे पर रहता, है ना। तो अब जब मैंने इस कोड को ध्यान से देखा तो मुझे कमी नजर आ गई, मैंने उसको सही कर दिया। कैसे करा वो छोड़ो, मैंने सही कर दिया बस। ठीक है, अभी लॉजिक घर जाकर देखना मैंने क्या लिखा है। अब आप यहाँ पर कोई भी चेक करेंगे तो ये चलेगा। ठीक है? अब आपने कभी ले जाओ प्रोग्राम, अब जिसको चलाकर देखना उसने देख लेना, कोई बात नहीं। अब ये प्रोग्राम मैंने दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट करके चलाना है। प्रोग्राम है 246, तो मैंने इंपोर्ट करा, इंपोर्ट E246। ठीक है, ये 7 तो ये है ना जो बना रहा हूँ, जिसमें इंपोर्ट करूंगा 247 है, और जिसमें मैंने फैक्टोरियल फंक्शन बनाया है वो तो P246 है ना। अब मैंने फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालनी चाहिए, P246 डॉट फैक्टोरियल 3। अब रन कराएंगे तो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। 1 × 2 × 3 6 आना चाहिए। सब 6 तो आ रहा है, ये 24 कहाँ से आ रहा है? 24 का तो सर कोई लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अगर मैं फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालूं तो सही आ रही है 120, लेकिन सर 24 कहाँ से आ रहा है? मैंने तो कोई ऐसा लॉजिक लिखा ही नहीं यहाँ पर कि 24 का कुछ समझ में आए। फिर मैं 246 वाले प्रोग्राम में गया और वहां जाकर मैंने देखा, हो सकता है इस लाइन का एग्जीक्यूशन हो रहा हो, क्योंकि इसी की वजह से 24 आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं वो अपने वाले नंबर का फैक्टोरियल जानने में इंटरेस्टेड होगा। आपने जो टेस्ट किया था उसमें वो इंटरेस्टेड थोड़ा ना होगा, तो अपने वाले का जानना चाहेगा ना। वो क्यों चाहेगा? ये भी आउटपुट में आए। अब क्या करेंगे आप? आपके पास दो रास्ते हैं कि जब आपने अपना कोई भी प्रोग्राम बनाया तो उस प्रोग्राम में कोई भी टॉप लेवल स्टेटमेंट अगर लिखा है, टॉप लेवल स्टेटमेंट अगर लिखा है, तो वो उसी समय एग्जीक्यूट कर दिया जाता है जिस समय मॉड्यूल इंपोर्ट होता है। अगर मैं इसको ना भी लिखूं ना, इतना ही लिखकर छोड़ दूं, तो वो स्टेटमेंट जो टॉप लेवल वाले हैं मॉड्यूल के अंदर सब चलेंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट हाई लिख दूं तो ये भी चलेगा। इंपोर्ट होते ही फंक्शन तो तब चलेगा जब कॉल करेंगे, लेकिन जो फंक्शन नहीं है, जो डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखे हैं, अगर मैं यहाँ पर एक लूप लगा दूं तो वो भी चल पड़ेगा, क्योंकि लूप को थोड़ी कॉल किया जाता है। ये देखो सिर्फ इतना लिखने से ही अब हम उस क्वेश्चन पर वापस आ गए। अगर हम इस प्रोग्राम को एज ए मॉड्यूल कहीं इंपोर्ट करते हैं तो मैं चाहता हूं ये वाला कोड इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये फंक्शन इंपोर्ट हो, ये कोड इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं इसको डायरेक्ट रन कराऊं तो ये कोड चलना चाहिए। तो ये वाला कोड तब चले जब मैं इसको डायरेक्ट रन कराऊं, ये वाला कोड ना चले जब मैं इसको एज ए मॉड्यूल इंपोर्ट करूं। तो अब कोई भी कोड जो मैं इंपोर्ट नहीं कराना चाहता वो मेरे पास तैयार है। अब मुझे बताना है कि कैसे इस काम को किया जाए। अब जब हम किसी भी प्रोग्राम को एज ए स्क्रिप्ट डायरेक्टली रन करते हैं तो इंटरप्रेटर की तरफ से एक स्पेशल वेरिएबल हमारे प्रोग्राम को मिलता है। जैसे हम अपने प्रोग्राम में एक्स वाई जेड वेरिएबल बनाते हैं, आई जे के वेरिएबल बनाते हैं, उसी तरह से आज तक
जितने पाइथन प्रोग्राम हमने रन कराए, हर प्रोग्राम के लिए पाइथन इंटरप्रेटर की तरफ से एक स्पेशल वेरिएबल मिला। उस स्पेशल वेरिएबल को अगर हम प्रिंट करा कर देखें, तो अगर मिलता है तो उसको प्रिंट कर सकते होंगे, आंसर इज yes। और उसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब बताओ उस वेरिएबल की वैल्यू क्या निकली? अंडरस्कोर अंडरस्कोर में। अजीब है, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं जिसके शुरू में अंडरस्कोर है, लास्ट में अंडरस्कोर है। कोई बात नहीं, हर चीज पहली बार ही आती है लाइफ में। तो पाइथन के अंदर कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हमें नहीं बनाने होते, जो पाइथन की तरफ से हर प्रोग्राम को दिए जाते हैं। ऐसे वेरिएबल की पहचान करने के लिए पाइथन ने एक तरीका निकाला। उन वेरिएबल के शुरुआत में दो अंडरस्कोर लगाएंगे और उनके लास्ट में दो अंडरस्कोर लगाएंगे, क्योंकि जनरली प्रोग्रामर अपना जब वेरिएबल बनाएगा तो कभी भी शायद उसका नाम ऐसे नहीं रखेगा तो शुरू में अंडरस्कोर और लास्ट में अंडरस्कोर। अगर पाइथन ऐसा नहीं करे, सिर्फ नेम नाम का वेरिएबल दे दे, तो बहुत ज्यादा चांस है कि मैं भी अपने प्रोग्राम में कभी नेम नाम का वेरिएबल बना सकता हूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा फिर। लेकिन हम कभी भी अपने प्रोग्राम में इस नाम से वेरिएबल नहीं बनाएंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसीलिए पाइथन ने डिसाइड करा कि चलो एक काम करते हैं, हम जो स्पेशल वेरिएबल्स बनाकर प्रोग्राम को दे रहे हैं उनका नाम प्रीफिक्स बेस्ड डबल अंडरस्कोर, सफिक्स बेस्ड डबल अंडरस्कोर। प्रीफिक्स मतलब शुरुआत में, सफिक्स मतलब लास्ट में। ठीक है, और भी हैं, ये तो एक है जो आज हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह से पाइथन के अंदर कई सारे स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं, उनमें से आज हम एक ही डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, अब बात आती है इसकी वैल्यू। इसकी जो वैल्यू है वो पाइथन की तरफ से रखी जाती है अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब स्ट्रिंग वैल्यू फोन हो सकती है, मॉन हो सकती है, हाई हेलो हो सकती है, लेकिन पाइथन ने इस वेरिएबल की वैल्यू रखी मेन। प्रीफिक्स डबल अंडरस्कोर के साथ है, सफिक्स डबल अंडरस्कोर के साथ है। ठीक है, अब जब हम इस वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और जब इसको रन कराएंगे, तो मुझे बताओ इस वाले प्रोग्राम को जब मैं डायरेक्टली रन कर रहा था और इस वाले प्रोग्राम को इंपोर्ट करके जब मैंने रन करा, तो वो स्टेटमेंट जो डायरेक्टली चलते हैं, कॉल करने की जरूरत नहीं है, उनके आउटपुट में डिफरेंस थोड़ा सा दिख रहा है। इस वाले वेरिएबल की वैल्यू ध्यान से देखो, लाइन नंबर 7 पर जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या है? जब हमने इस प्रोग्राम को डायरेक्टली एज ए स्क्रिप्ट रन कराया तो इसकी वैल्यू क्या आई? मेन। लेकिन जब मैंने इस प्रोग्राम को इंपोर्ट करके दूसरे मॉड्यूल में रन कराया तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या पहुंची वहां पर? जो मेरे मॉड्यूल का नेम था वो, दैट इज P246। दोबारा इस बात को बोलेंगे, ये एक स्पेशल वेरिएबल है जो पाइथन की तरफ से हमारे हर प्रोग्राम को दिया जाता है। हम इसको आज डिस्कस कर रहे हैं, ये जिस दिन हमने हेलो प्रिंट करने का पहला प्रोग्राम बनाया था उस दिन भी था। ठीक है, हर प्रोग्राम में ये वेरिएबल होता है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है ये डिस्कस की जा रही है। इसकी वैल्यू दो होती है। पहली, अगर डायरेक्टली प्रोग्राम रन होगा एज स्क्रिप्ट, रन पे जाके सीधा रन कर दोगे, तो इसकी वैल्यू होती है मेन। अगर इस प्रोग्राम को एज ए मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे दूसरे प्रोग्राम में, तो इस वेरिएबल की वैल्यू वहां पर क्या जाएगी? जो इस मॉड्यूल का नाम था मेन नहीं जाएगी। तो जो भी नाम था, हमारे केस में P246 था, तो ये गई। यहाँ तक समझ में आती है बात? अब इस अप्रोच को हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे उसको देख। मैंने
यहाँ पर एक इफ लगाया और चेक करा कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू ये हो सकती है, हो सकती है। अच्छा, इस वेरिएबल की वैल्यू ये कब होगी? जब इस प्रोग्राम को डायरेक्टली रन बटन से चलाया जाए। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करूंगा तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू यही आएगी। अब मैं चाहता हूं ये कोड चले, चलेगा ये कोड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अगर मैं इसको इंपोर्ट करता हूं तो जब ये इफ कंडीशन यहाँ पर आएगी तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या मेन आएगी? नहीं। तो जब ये वाली इफ कंडीशन इस वाले प्रोग्राम में इंपोर्ट होकर चलेगी तो क्या दे देगी? फॉल्स, क्योंकि इसकी वैल्यू मेन वहां पर आएगी नहीं। तो क्या ये वाला कोड चलेगा आगे वाला? नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हम जो कोड चलाना चाहते हैं उसको आप अपना मैन्युअली कॉल करिए, लाइक इस तरह से नेम नाम का एक स्पेशल वेरिएबल हो गया। और इस स्पेशल वेरिएबल का पर्पस इसी पर्पस के लिए होता है। क्या? किसी भी प्रोग्राम में एज ए स्क्रिप्ट अगर कुछ कोड को रन करना है लेकिन एज ए मॉड्यूल उस कोड को नहीं रन करना है तो वो कोड आप स्क्रिप्ट के अंदर इस कंडीशन में लिख सकते हैं जो हमने लाइन नंबर 8 पर लिखी हुई है। इसके पीछे की पूरी स्टोरी मैंने अलग अलग करके आपको समझा दी थी कि ऐसा क्यों हम करते हैं। ठीक है, इस बात को दोबारा फिर समझ लेते हैं। ये एक स्पेशल वेरिएबल है। तो पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग में जब भी डबल अंडरस्कोर शुरू में, डबल अंडरस्कोर लास्ट में नजर आए, स्पेशल, अब वो स्पेशल वेरिएबल हो सकता है, स्पेशल फंक्शन हो सकता है, स्पेशल कुछ भी हो सकता है। तो डबल अंडरस्कोर शुरू में, डबल अंडरस्कोर लास्ट में, दैट मीन्स वो कुछ स्पेशल है और वो पाइथन की तरफ से मिल रहा है, हमें नहीं बनाना। स्पेशल वेरिएबल प्रोवाइडेड बाय इंटरप्रेटर फॉर ईच प्रोग्राम। ठीक है, अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं। इसकी वैल्यू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर होती है अगर आप एज ए स्क्रिप्ट किसी फाइल को रन करते हैं। और इसकी वैल्यू नेम ऑफ मॉड्यूल होती है अगर आप इसको एज मॉड्यूल रन करते हैं। किसी भी प्रोग्राम के अंदर किसी भी प्रोग्राम के अंदर इस नाम का स्पेशल वेरिएबल पाया जाता है और ये इंटरप्रेटर की तरफ से दिया गया है। इसकी वैल्यू अगर हम किसी प्रोग्राम को एज ए स्क्रिप्ट रन करते हैं तो मेन होती है। इस वेरिएबल की वैल्यू अगर उसी प्रोग्राम को एज ए मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो जो मॉड्यूल का नाम है वही हो जाती है। मॉड्यूल का नाम मतलब जो प्रोग्राम का नाम है वही होगा। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ ए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आप में से जरूर 4 से 8 लोग या एक लोग जरूर कोई ऐसा होगा जो
पाइथन को पाईचार्म पे चलाता होगा या बीएस कोड पे चलाता होगा या किसी और पे चलाता होगा, तो वहां पर ये इफ वाली कंडीशन पहले से बनकर आ जाती है। जब आप पाईचार्म पे अपना कोड रन कराते हैं तो हर प्रोग्राम में ये इफ कंडीशन पहले से लिख दी जाती है। क्यों? पाईचार्म ये सोच रहा है कि जो भी प्रोग्राम बनाएंगे कभी ना कभी उसको इंपोर्ट करके जरूर देखोगे आप। तो जो भी आप इंपोर्ट करोगे वो अगर इंपोर्ट ना हो तो आप कहाँ लिखोगे? इफ वाली कंडीशन के अंदर लिखोगे। तो ऑलरेडी पाइथन क्या करता है? इफ कंडीशन लिख के दे देता है। ऐसे बहुत से एडिटर हैं जो पहले से ही वो इफ कंडीशन लिखकर हमारे दे देते हैं। ठीक है? तो ऐसे क्यों फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है दो तरह से। पहला, नेम स्पेशल वेरिएबल की इंपॉर्टेंस क्या है ये बताइए। दूसरा, हम पाइथन के हर प्रोग्राम में इफ कंडीशन में नेम इक्वल टू मेन क्यों लिखते हैं? हमने पहली बार लिखा है। इंटरव्यू बोलेगा कि हम हर प्रोग्राम में क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि हर प्रोग्राम मॉड्यूल बन सकता है, इसलिए हर प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं उसको लिख के ही चलते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर यही देना है कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को एज ए स्क्रिप्ट रन करेंगे तो जो कोड हम चलाना चाहते हैं वो उस कंडीशन में लिखेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि वो कोड इंपोर्ट होने पर ना चले तो ऐसा होगा क्योंकि हमने वो कहाँ लिखा हुआ है? इफ कंडीशन मेन के अंदर लिखा होगा। ऐसा क्यों होगा आप और बता सकते हैं? तो नेम वेरिएबल की वैल्यू मेन आती है कब? जब स्क्रिप्ट चलेगा। उसकी वैल्यू आती है नेम ऑफ मॉड्यूल जब वो कहीं इंपोर्ट होता है। जब वो इंपोर्ट होता है तो वो इस कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसलिए वो कोड चल नहीं पाता वहां पर। ठीक है, अब लास्ट टू लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आई गेस किसी ने पूछा था और मैंने बताया भी था कि जब हम दो अलग प्रोग्रामर होते हैं, एक ने प्रोग्राम बनाया उसमें फंक्शन डिफाइन करा, मैंने वो कोड आपको दे दिया, आपने किसी और को दे दिया, उसने किसी और को दे दिया, पता नहीं कहाँ पहुंचा वो। अब जहां पर वो यूज हो रहा है लास्ट में, उसे कैसे पता कि मेरे मॉड्यूल में कितने फंक्शन है? उसे कैसे पता इस मॉड्यूल के फंक्शन का काम क्या है? उसे कैसे पता कि इस फंक्शन में कितने आर्गुमेंट पास करने हैं? उसे कैसे पता कि ये फंक्शन चलाऊंगा तो ये मुझे वापस करेगा कुछ या नहीं करेगा? क्योंकि जो बना रहा है वो दूसरा है, उसे तो पता है। जो यूज करने वाला है उसको भी तो बताना पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना होता है और साथ में डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सर हम अपना डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाते हैं ये बताइए। तो मान लीजिए यही प्रोग्राम था 246 वाला जिसको हमने इंपोर्ट करा है, इसका डॉक्यूमेंटेशन करके दिखाइए। तो किसी भी मॉड्यूल का डॉक्यूमेंटेशन मॉड्यूल की बिगनिंग में हम करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करके। तो मैंने यहाँ पर क्या करा? मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करा। अब जो भी मैं यहाँ लिखूंगा वो मॉड्यूल का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। दिस इज माई मॉड्यूल, कुछ भी लिखो जो इसके बारे में लिखना है। कंटेनिंग मल्टीपल फंक्शन डॉट डॉट डॉट, जो लिखना है अपना लिख दो। तो ये तो हो गया मॉड्यूल का डिस्क्रिप्शन। तो आपको प्रॉपर अपना लिखना चाहिए जिस पर्पज के लिए आप बना रहे हो। अब इस फंक्शन का डिस्क्रिप्शन, फंक्शन के स्टार्ट होते ही लॉजिक बाद में पहले मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करके इस फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे। देखो, दिस फंक्शन takes one argument and compute its factorial and return this result। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो फंक्शन बनाएगा, जो मॉड्यूल बनाएगा, उसको ये मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो हम बहुत छोटे लेवल पर हैं, एक ही फंक्शन बनाया है।
इस फंक्शन में 4 होते आर्गुमेंट, तो चारों के बारे में बताते कि ये आर्गुमेंट का काम ये है, दूसरे का काम ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, अंदर ये काम होगा और फिर रिटर्न ये होगा या नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए ये मैंने ऐसे कर दिया। अब ये वाला जो प्रोग्राम था इसको पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि इस मॉड्यूल में क्या है। अब ये जानना चाहता है इस मॉड्यूल में क्या है और इसमें कितने फंक्शन है, किस फंक्शन से क्या होता है। कैसे करेंगे? हेल्प। हेल्प के अंदर क्या लिखोगे? अपने मॉड्यूल का नाम। हेल्प क्या करेगा? इस मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल का डॉक्यूमेंटेशन निकालेगा और इसके अंदर जितने फंक्शन है सबका डॉक्यूमेंटेशन निकालेगा और एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में उनको रखकर दिखा देगा। तो हेल्प का एक अपना प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, उसके अंदर उस डॉक्यूमेंटेशन को एक्सट्रैक्ट करके हमें दिखाएगा। देखो हेल्प ऑन मॉड्यूल, हमने तो ये लाइन कहीं लिखी नहीं थी। ये हेल्प के अंदर से पहले से ही प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। नेम, अब नेम के अंदर मेरे मॉड्यूल का नाम आएगा। डेस्क्रिप्शन, जो मैंने लिखा था मॉड्यूल का डेस्क्रिप्शन वो आ गया। फंक्शन, ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये अपने आप हेल्प कर रहा है। फंक्शन के अंदर जितने फंक्शन है सबके नाम बताएगा। और फैक्टोरियल फंक्शन एक आर्गुमेंट है नम, और ये मेरा डॉक्यूमेंटेशन आ गया। लॉजिक नहीं आया अंदर का, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन आ गया। कहाँ पर है ये हमारा यहाँ पर। और मान लीजिए इसके अंदर मैंने कोई वेरिएबल बना दिया होता, कोई इसके अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल बना दिया होता। लेट अस सपोज यहाँ पर बना दिया एक्स नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू 10 कर। अब जब मैं चलाऊंगा तो वेरिएबल कहाँ दिखाई देता है? डेटा के अंदर। जितने भी मॉड्यूल के अंदर ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ से ग्लोबल वेरिएबल बताए जाएंगे, लोकल वेरिएबल तो नहीं। लोकल वेरिएबल तो फंक्शन के अंदर आ गए होते। तो जितने भी मॉड्यूल में ग्लोबल वेरिएबल है वो डेटा के अंदर आएंगे। जितने फंक्शन है फंक्शन के अंदर ये हेडिंग हो गए, प्री डिफाइंड हेडिंग है ये। नेम, डेस्क्रिप्शन, फंक्शन, डेटा, फाइल। नेम में मॉड्यूल का नेम आता है, डिस्क्रिप्शन में मॉड्यूल का डिस्क्रिप्शन रख दिया जाता है, फंक्शंस में फंक्शन की लिस्ट, एक है तो एक, दो है, तीन है, चार है, जितने हैं सबकी लिस्ट यहाँ पर आएगी, सबका डिस्क्रिप्शन आएगा। डेटा के अंदर जितने ग्लोबल वेरिएबल थे सारे ग्लोबल वेरिएबल आएंगे। और ये मॉड्यूल का पाथ कहाँ ये रखा हो। ठीक है, तो इस तरह से जब भी कोई मॉड्यूल बनाया जाता है तो बनाने वाले को सिर्फ लॉजिक ही नहीं देखना होता, ये सारी चीजें भी देखनी होती हैं। इसीलिए 8 घंटे कोडिंग जब करवाई जाती है तो नहीं करवाई जाती, 4 घंटे करवाते हैं और कहते हैं 4 घंटे अब लिखो जो आपने करा है। क्योंकि कल को आप दुनिया में जब नहीं हो गए तो आपका बताया हुआ कोड कौन यूज करेगा, कैसे करेगा। तो आज आप जो मेहनत कर रहे हैं वो बेकार हो गई है। मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ एज एम्प्लॉय, आप मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो सैलरी मेरी बेकार गई क्योंकि अब उसका यूज कोई कर ही नहीं पाएगा। आप ही कर सकते थे, आप ही को पता था क्या लिख गए हो आप। इसलिए क्या बनाओ? डॉक्यूमेंटेशन बनाओ। कॉलेज वाले क्या कहते हैं? कोड बनाओ। डॉक्यूमेंटेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है कोडिंग में। और 70% डॉक्यूमेंटेशन होता है प्रोजेक्ट के अंदर। कोडिंग करना बड़ी बात नहीं है, इसी में टाइम लगता है। तो हम कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट 2 महीने बाद मिलेगा, 3 महीने बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा, क्यों? यही है इसी वजह। बैठ के लिखते रहो डॉक्यूमेंटेशन। चलो, अब मॉड्यूल यूज करना आ गया, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना आ गया, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, लगभग सारी चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब एक लेवल आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इस बार मेरे पास कई सारे मॉड्यूल हैं, मैंने कई सारे मॉड्यूल बना रखे हैं। दूसरी तरफ मेरे कंप्यूटर में बहुत सारे ऑडियो सॉन्ग्स हैं, बहुत सारी MP3 फाइल रखी हुई है। अब मैंने आपसे कहा
कि आपके पास ये वाला ऑडियो सॉन्ग है। अब आपने क्या कर रखा था, अपने लैपटॉप में एक ही जगह पर जितने ऑडियो सॉन्ग थे सारे रखे थे। अब आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है। शुरू में क्या था, एक दो सॉन्ग आया था तो आपने डायरेक्ट रख दिया किसी ड्राइव के अंदर, अब दूसरा आया तो भी रख दिया, आप ऐसे ही करते चले गए। एक दिन ऐसा हुआ कि इतने सारे सॉन्ग आ गए एक ड्राइव के अंदर डायरेक्टली, अगर कोई आपसे कोई सॉन्ग मांगेगा तो आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरा छोड़ो, खुद को कुछ सुनना होगा तो दिक्कत हो रही है ढूंढने में, कहाँ गया वो। तो फिर आपने क्या करा नेचुरली, इस बात का बीटेक और एमबीए से मतलब नहीं है कोई, नेचुरली फिर आपने क्या करा, डी ड्राइव के अंदर आपने एक फोल्डर बनाया ऑडियो नाम से, जो कि आपके में सब में होगा। फिर इस ऑडियो के अंदर जाके आपने फोल्डर बना लिए और ओल्ड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग। ओल्ड के अंदर आप रफ़ी, लता ऐसे करके चले गए। न्यू के अंदर आपने और फर्स्ट फोल्डर बना दिए। अब ओल्ड सॉन्ग एक जैसे एक जगह रख दिए, दूसरे एक जैसे एक जगह रख दिए। ऐसे करके आप प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि भी आपके पास रफ़ी के सॉन्ग पड़े हैं, तब आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन में जाकर ढूंढना है, पेन ड्राइव में दे देना। और सब एक ही जगह भीड़ लगी होती है तो ढूंढो कौन से हैं रफ़ी में। रफ़ी मतलब मोहम्मद रफ़ी जिन्होंने गाना गाए थे। बहुत से लोग नहीं जानते वो क्या बोल रहे हैं सर। अरे वो तो नाम मान लो, है ना, चलो कुछ भी मान लो। अब मान लीजिए यही नेचुरल अप्रोच एज ए पाइथन प्रोग्राम, एज ए पाइथन प्रोग्रामर हम भी चाहते हैं। मेरे कंप्यूटर में बहुत सारे मॉड्यूल हो गए, किसी मॉड्यूल से ये काम होते हैं, दूसरे मॉड्यूल में इतने फंक्शन है उससे ये काम होते हैं। अब आपने मुझसे कहा सर इस काम को करने का मॉड्यूल है आपके पास, मैंने कहा है तो बनाया तो था, ढूंढना पड़ेगा कहाँ रखा है। अब मुझे ही कभी कभी एक साल बाद किसी प्रोजेक्ट में अपना बनाया हुआ एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना था, अब मैं ही भूल गया कहाँ रखा है मैंने अपने कंप्यूटर में। है तो, लेकिन देखना पड़ेगा कहाँ रखा है। तो ये ऑडियो वाला जो कॉन्सेप्ट था ये वाला आप भी लगा लो ना। आप एक काम करो, फिर अपने कंप्यूटर में जब आपने बहुत सारे मॉड्यूल बना लिए हैं तो कुछ ऐसे मॉड्यूल जरूर होंगे जिनमें कुछ सिमिलरिटी हो। तो जो सिमिलर टाइप के मॉड्यूल्स हैं उनको एक जगह रख दो, जो दूसरे सिमिलर टाइप के मॉड्यूल्स हैं उनको एक जगह रख दो। ऐसे करके क्या कर दो, ग्रुपिंग कर दो। ग्रुपिंग करने से चीजें मैनेज करना आसान हो जाता है, ढूंढना उन्हें आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अब जब हम मॉड्यूल को ग्रुप करते हैं, तो मॉड्यूल को ग्रुप जिसमें किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं पाइथन के अंदर, पैकेज। पैकेज क्या है, पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मॉड्यूल। पैकेज कोई प्रोग्राम नहीं होता, मॉड्यूल तो एक प्रोग्राम ही है, पाइथन प्रोग्राम ही होता है। पैकेज इज नॉट ए पाइथन प्रोग्राम। पैकेज क्या है, एक फोल्डर है। पैकेज सिंपली एक फोल्डर है, जैसे हम राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाते हैं, ऐसे ही पैकेज एक फोल्डर होता है। और इसके अंदर हम क्या रखते हैं, सिमिलर टाइप के मॉड्यूल को रख देते हैं। तो रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो उसमें कई सारे मॉड्यूल बना सकते हैं। अब आप एक काम करो, पहले एक पैकेज बना लो, मान लीजिए अपलोड नाम से आपने एक पैकेज बना लिया। अब अपलोडिंग से रिलेटेड जितने मॉड्यूल होंगे वो सब इसी के अंदर रख दिया। डाउनलोडिंग करके मैंने एक पैकेज बना लिया, अब जितने भी मॉड्यूल डाउनलोडिंग वाले हैं वो सब मैंने इसमें रख दिए। अब मान लीजिए एक मॉड्यूल बना दिया मैंने यहाँ पर, ओटीपी। ओटीपी जनरेट करने वाले जितने मॉड्यूल है वो इस पैकेज के अंदर रख दिए। अब प्रोजेक्ट में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, ओटीपी नहीं जा रहा है, तो अब मुझे इन सब में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ओटीपी जनरेट करने वाले जो मॉड्यूल है वो यहाँ रखे हुए हैं। तो सिर्फ इस पैकेज में जाकर मैं उनको देखूंगा कि क्या कमी आ रही है। मेंटेन करना आसान हो गया, मैनेज करना बहुत आसान हो गया मेरे लिए। तो जब भी हम कोई भी अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो शायद ऐसा नहीं करेंगे ना कि एक ही प्रोग्राम में पूरा प्रोजेक्ट बना दिया। हो सकता है हम 4-5 अलग अलग मॉड्यूल बनाएं और फिर उनको इंपोर्ट करके यूज करेंगे, तब बनेगा पूरा एक प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पर बहुत सारे मॉड्यूल जब बन जाएं तो आपसे कहा गया कि उनको पैकेजेस की फॉर्म में अरेंज करके चलेगा। तो पैकेज का मतलब क्या होता है, सिमिलर टाइप के मॉड्यूल का कलेक्शन। कलेक्शन शब्द है पैकेज, ठीक है, उसका कोई कोड नहीं है, तो कोई प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, पैकेज। तो पैकेज शब्द ऐसा ही होता है। आप सोचो आप घूमने जा रहे हो शिमला, तो किसी ने कहा चलो मनाली में घुमाना, पास में ही है, तो अब क्या बना लिया हमने, एक पैकेज बना लिया।
अब आप बोलो सर शिमला जा रहे हैं, एक काम करेंगे, साउथ में घूम कर आएंगे कन्याकुमारी, पर पैकेज कैसे बन जाएगा, एक नॉर्थ में और एक साउथ में, पैकेज किस चीज का बनेगा, जो सिमिलर टाइप का है भाई। तो पैकेज शब्द अपने आप में सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम रियल लाइफ में जब भी इस वर्ड को बोलते हैं, कहीं भी बोले उसमें ये सेंस होता है सिमिलरिटी का। तो यहाँ भी तो यही बात चल रही है, पैकेज का मतलब है सिमिलर टाइप के मॉड्यूल का कलेक्शन। ठीक है, तो अब सर कोडिंग में कैसे बनेगा, कोडिंग में अगर मैं कोई पैकेज बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनेगा। तो मान लीजिए सिंपल सा, मैंने एक मॉड्यूल बनाया, इसमें एक्स नाम का वेरिएबल कर दिया जिसकी वैल्यू 10, एक मॉड्यूल और बनाया, इसमें वाई की वैल्यू 20 कर दी। अब मैं ऐसा चाहता हूँ इन दोनों को आप सिमिलर मान लो और इन दोनों को एक पैकेज में रखो, तो कैसे रखेंगे वो सीखना है। ठीक है, तो इस तरह से कितने बना सकते हो, सबको मान लो कि सब सिमिलर है, ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, सॉरी तो फोल्डर बना रहे हैं आप, तो पैकेज एक फोल्डर ही होता है ना, तो फोल्डर बनाएंगे, इसका नाम जो आपकी पसंद का वो नाम रख दो, मान लो इसका नाम कर दिया मैंने पैक वन, पैकेज वन, और इसके अंदर आप जिन जिन मॉड्यूल को रखना चाहे रख सकते हैं, सबको रख दो। हमने कहा नहीं, इन दो को ही रख दो, हम इन दो की प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से और पैकेज बनाओ, उनके अंदर मॉड्यूल रख दो, जितने चाहे उतने पैकेज बना दो। अब तो सर इसमें सीखना क्या है, हमने कहा सीखने वाला पॉइंट है, अब अगर कोई मॉड्यूल डायरेक्ट है, इंपोर्ट करना आपको आता है, लेकिन अगर कोई मॉड्यूल पैकेज में रखा हुआ है तो इंपोर्ट करने का सिंटैक्स थोड़ा सा बदलेगा। 248 और 249 तो वहां पहुंच गए थे, 250 कर देते। अब हम यहाँ पर इंपोर्ट करें अगर P248 तो मना कर देगा, क्योंकि इस नाम से मॉड्यूल है, लेकिन वो कहाँ रखा हुआ है, एक पैकेज के अंदर रखा हुआ है, लेकिन वो पैकेज के अंदर रखा हुआ है। नो मॉड्यूल नेम। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, इंपोर्ट के बाद पहले पैकेज का नेम लिखेंगे, पैक वन डॉट मॉड्यूल। तो जब भी कोई मॉड्यूल किसी पैकेज में रखा होता है, तो इंपोर्ट करने के सिंटैक्स में ये छोटा सा चेंज आएगा, इंपोर्ट में पहले पैकेज का नेम लगाएंगे डॉट, फिर मॉड्यूल का नेम लगाएंगे, इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट मॉड्यूल नेम। अब इसको एलियास दे दो, एक मान लो ये मैंने M1 दे दिया, और अब अच्छा सर मान लो ये नहीं देते आप, तो हमने कहा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी फील होती है। अब आपको इस मॉड्यूल के अंदर जो एक्स वेरिएबल है वो यूज करना है, कैसे करोगे, ऐसे लिख दोगे हो जाएगा, तो मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा। तो मॉड्यूल का नाम अब हमेशा कैसे लिखा जाता है, पैकेज के नाम से डॉट लगाकर। तो किसी भी मॉड्यूल को पैकेज के साथ एसोसिएट करने के लिए डॉट आता है, किसी मॉड्यूल के साथ उसके फंक्शन या वेरिएबल को एसोसिएट करने के लिए भी डॉट आता है ना। तो पैकेज नेम डॉट मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम डॉट उसका फंक्शन या उसका वेरिएबल जो भी है। जिनको जावा आती है उनको ऐसे फील आ रहा होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाला। ठीक है, तो अब आप ऐसा ना करके ऐसा करें, ज्यादा बेटर है, पैक वन डॉट P248 एज M1। तो अब ये पूरा का पूरा मॉड्यूल M1 नाम से जाना जाएगा, ये आसान है सर। तो सर इसके अंदर दूसरा भी है, तो दूसरा तरीका, फ्रॉम पैकेज नेम इंपोर्ट मॉड्यूल नेम,
ठीक है, ये थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि अब हमने पैकेज के अंदर से मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, तो अब सीधे मॉड्यूल के नाम पे डॉट लगाकर उसका जो वाई वेरिएबल है वो चलाया जा सकता है। तो किसी भी मॉड्यूल को अगर वो पैकेज में रखा है तो इंपोर्ट करने के तीन तरीके, दो मैंने पढ़ा दिए। इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट मॉड्यूल नेम, दूसरा फ्रॉम पैकेज नेम इंपोर्ट मॉड्यूल, तीसरा फ्रॉम पैकेज नेम डॉट मॉड्यूल नेम इंपोर्ट उसका पर्टिकुलर वेरिएबल या पर्टिकुलर फंक्शन। अब ये एक्स डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, उसमें एक्स है, वाई है, क्या है, वाई है। कल मैंने आपको फ्रॉम वाले सिंटैक्स को पढ़ाया था, आज भी मैंने पढ़ाया है। क्या डिफरेंस आपको लगा कल और आज वाले सिंटैक्स में फ्रॉम के? कल जो मैंने फ्रॉम वाला सिंटैक्स पढ़ाया था उसमें फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट उसका कोई वेरिएबल या फंक्शन। आज फ्रॉम पैकेज नेम, अब पैकेज के अंदर क्या निकलेगा, मॉड्यूल, तो फ्रॉम पैकेज नेम इंपोर्ट मॉड्यूल। तो अब फ्रॉम के ये दो फ्लेवर हो गए, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट उसका कोई फंक्शन या वेरिएबल, और दूसरा जो अभी देखा फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट इस तरह से हम फ्रॉम वाले सिंटैक्स का यूज करते हैं। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है इसको देखते हैं एक बार। इनका कहना यह है कि स्टार लगाकर सारे इंपोर्ट ना कर लें, ऐसे फ्रॉम पैक वन इंपोर्ट स्टार। तो क्या हम ये मान लें कि इस पैकेज के अंदर जितने मॉड्यूल थे सारे के सारे इंपोर्ट हो गए, और अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं ऐसे करके, P248X P249.y। अगर ये चल जाएगा तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। फिर एक पैकेज में जितने भी मॉड्यूल होंगे हम एस्टेरिस्क लगाकर उन सबको एक साथ इंपोर्ट कर पाएंगे। तो चलाएंगे तो ये मना कर देगा कि हम नहीं जानते 248 कौन है। ठीक है, लेकिन सर आपने कल या परसों तो एस्टेरिस्क को चलाकर बताया था, और बताया था एस्टेरिस्क का मतलब होता है ऑल फंक्शन। तो सही ध्यान से समझिए, मैंने एस्टेरिस्क को किस कॉन्टेक्स्ट में बताया था, एक मॉड्यूल के अंदर सारे फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। आज आप एस्टेरिस्क को किस सेंस में पढ़ रहे हैं, एक पैकेज के अंदर सारे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए। तो बात तो अलग है ना कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ भी ये चलता है। अगर हम चलाना चाहें तो कैसे चलेगा उसको देखते हैं। तो अगर आप एक पैकेज के अंदर से जितने भी मॉड्यूल हैं उन सबको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, पैकेज में जाना होगा। आगे पैकेज, पैकेज के अंदर एक स्पेशल फाइल बनानी पड़ेगी। अब उसका नाम क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन उसका लुक पता है, डबल अंडरस्कोर से शुरू होगी वो फाइल का नाम और डबल अंडरस्कोर से एंड होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि स्पेशल फाइल बनानी पड़ेगी। उस स्पेशल फाइल को बनाते हैं। उस स्पेशल फाइल का जो नाम होगा वो होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर इनिट पीवाई। इनिट पीवाई फाइल का मकसद होता है पैकेज को इनिशियलाइज करना। जब भी पैकेज कहीं भी इंपोर्ट होगा तो पैकेज को अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं, डेट मीन आप कुछ बताना चाहते हैं कि पैकेज इंपोर्ट होने का मतलब ये माना जाए, तो वो बात आप यहाँ बता दो। कैसे बताओगे, इसके अंदर एक स्पेशल वेरिएबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल
अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये क्या करता है, एस्ट्रिक को रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रिक मतलब ऑल होता है। अब ऑल का मतलब क्या होगा, आप एज ए लिस्ट में बताओ कि आप जब कभी इस पैकेज पर इंपोर्ट करेंगे एस्ट्रिक के साथ, तो बताओ कौन कौन से मॉड्यूल इंपोर्ट कर दें। आप बताओगे तो कौन कौन से मॉड्यूल इंपोर्ट होने के लिए, P248 और दूसरा कौन है P24, ये दो मॉड्यूल हैं इंपोर्ट होने के लिए। ठीक है, अब इसको लिखने के तरीके क्या होंगे एक बार चेक करते हैं। रन कराया, कह रहा है कि P248 इज नॉट डिफाइंड, इसको .py लिख दो पूरा, नहीं, इसको एज ए स्ट्रिंग लिखो, एज ए, तो एस्ट्रिक का मतलब ऑल नहीं होता। एस्ट्रिक का मतलब हम बताते हैं, मैं यहाँ पर एक ही लिख रहा हूँ, तो अब एस्ट्रिक का मतलब सिर्फ यही मॉड्यूल इंपोर्ट होगा, सारे नहीं हो जाएंगे। बाई में एरर दे देगा, एक्स वाला चलेगा। तो अगर एक पैकेज में 10 मॉड्यूल हैं, तो एस्ट्रिक का मतलब क्या होगा वो मैं बताऊंगा पैकेज इनिशियलाइज वाली फाइल में, इनिट फाइल के अंदर ऑल स्पेशल वेरिएबल में जिन जिन मॉड्यूल को मैं एंटर करूंगा लिखूंगा एस्ट्रिक में, वही सारे इंपोर्ट होंगे, और जो मैंने नहीं लिखे हैं वो इंपोर्ट अब नहीं होंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से बता सकते हैं मॉड्यूल कौन कौन से इंपोर्ट होंगे अगर हम पैकेज के साथ एस्ट्रिक लगाते हैं तो। और ऐसा करने के लिए पैकेज के अंदर हम क्या बनाएंगे, पैकेज के अंदर एक स्पेशल फाइल बना रहे हैं जिसका नाम है इनिट फाइल। ठीक है, इनिट फाइल बनाना मैंडेटरी तभी है जब आप पैकेज को इनिशियलाइज करेंगे, अदरवाइज इनिट फाइल बनाने की कोई जरूरत तो नहीं है। ठीक, अब ये तो सारी चीजें आज हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें आप ध्यान से देखें तो कोडिंग वाला ज्यादा है नहीं, सारा का सारा खेल आज की क्लास का कॉन्फ़िगरेशन का है, जो कि कुछ लोगों को अजीब लग रहा होगा। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाके किसी प्रोजेक्ट को बनाकर किसी को देते हैं, तो सिर्फ कोड बनाना ही सब कुछ नहीं होता है। कोड जब हम अपने क्लाइंट को देंगे तो वहां चलना भी तो सही है। अब आपने कह दिया मेरे कंप्यूटर पर चल रहा था, आप जानो आपका काम जाने, ऐसे नहीं होता है। आपको एंड यूजर तक कोड को रन कराते हुए देना है। तो कॉन्फ़िगरेशन का पोर्शन हमें ही मेंटेन करना होता है, हमें ही कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करना होगा। तो ये सब चीजें डे टू डे प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं होती हैं, ये सब चीजें वन टाइम होती है, कब, जब प्रोजेक्ट बनाकर क्लाइंट को दिया जाता है, उस समय सारी बातें हमें करनी पड़ती हैं। डे टू डे प्रोग्रामिंग में इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है, लेकिन एक दिन तो पढ़ना ही है। तो वो आज ही की क्लास थी जिसमें ये सब हमें पढ़ना था। एक आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास, तो क्लास खत्म हो जाएगी। तो जब से हम पैकेज पढ़ रहे हैं, ये मॉड्यूल पढ़ रहे हैं ना, ये एक अलग से फोल्डर सा दिख रहा है, पाई कैसे, ये क्या है, यहाँ भी बन गया और ये यहाँ भी बन गया था, ये कहाँ से बन गया था, ये क्या क्या है ये। और ये तभी बनता है जब किसी मॉड्यूल की बात होती है। बस इसका आंसर देते हैं और क्लास खत्म करते हैं आज की। तो मान लीजिए ये A.py एक मॉड्यूल है, इसको मैंने B.py में इंपोर्ट करा, आसान आंसर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने B.py को इंटरप्रेटर से कभी इसे रन कराऊं, तो इंटरप्रेटर पहले इसमें सिंटैक्स एरर ढूंढेगा कि आपने जो B.py में लिखा है वो सही है या नहीं है। अच्छा ये बताओ, B.py ने अपने अंदर A डॉट को इंपोर्ट किया हुआ है, तो क्या इंटरप्रेटर इसकी एरर को माफ कर देगा, इसको नहीं देखेगा इसमें गलतियां है कि नहीं है, इसमें कुछ भी लिखा होगा इंपोर्ट होकर चली जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, जिस फाइल को मैं रन करा रहा हूँ वो भी कंपाइलर चेक करता है इंटरनली, इंटरप्रेटर के अंदर जो कंपाइलर होता है, और उसने जितने भी इंपोर्ट कर रखे हैं उन सबको भी चेक किया जाता है। अच्छी बात है, करना चाहिए, कर लिया। अब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने C.py फाइल बनाई, इस वाले मॉड्यूल को मैंने यहाँ भी इंपोर्ट करा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैंने सी डॉट पी वाई को इंटरप्रेटर को रन करने को दिया, इंटरप्रेटर अपना काम करेगा, इसको चेक करेगा सिंटैक्टिकली सबको सही लिखा है या नहीं लिखा है। अच्छा, इसके अंदर जो ए इंपोर्ट हुआ है उसको भी चेक करेगा, करेगा ही, क्यों नहीं करेगा। अगर मैं इस वाली फाइल को एज ए मॉड्यूल 100 पाइथन फाइल में इंपोर्ट करके रन करवाऊं, तो वो इंडिविजुअल फाइल चेक हो, उनकी गलतियां चेक हो, समझ में आता है। लेकिन हर बार इंटरप्रेटर क्या करने लगेगा, इसकी भी गलतियां चेक करना शुरू करेगा। अरे एक बार कर लिया, जब सब सही है तो सही होगा, फिर बार बार क्या चेक करना है। भाई हम तो ये सोचेंगे ना, बट इंटरप्रेटर नहीं सोच रहा ना ऐसा। वो तो ये कह रहा है जब भी आप मुझे कुछ इंपोर्ट करने को देंगे मैं उसको चेक करूंगा वो सही है कि गलत है। मुझे इससे फर्क नहीं है कि आपने वो पहले कभी इंपोर्ट करी थी और वो चेक हो गई नहीं हो गई। तो इससे क्या होने लगा, इससे एफिशिएंसी थोड़ी सी पुअर होने लगी। एग्जीक्यूशन टाइम इन फाइलों का, बी का, सी का, ये पुअर होने लगा, क्योंकि अगर ये फाइलें बहुत सारे इंपोर्ट कर लें तो उन सबको चेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा, उनके एरर ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करा इंटरप्रेटर ने, एक डिसीजन लिया कि जब भी कोई मॉड्यूल पहली बार कहीं इंपोर्ट होगा तो हमने उसको कंपाइल करके जब देखा सब कुछ सही है, कंपाइल्ड कोड को बनाकर एक फाइल में सेव कर देंगे। और वो कंपाइल्ड फाइल मॉड्यूल की फाई कैचे नाम के फोल्डर में सेव कर देंगे। तो इसके अंदर क्या सेव होता है, जो जो मॉड्यूल हैं, सिर्फ मॉड्यूल की, स्क्रिप्ट की नहीं, जो जो मॉड्यूल हैं उनकी कंपाइल्ड फाइल सेव हो जाती है, जो पाइथन ने कंपाइल कर रहा है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेरे मॉड्यूल का कंपाइल्ड कोड है जो एरर फ्री है। अगली बार जब ये मॉड्यूल कहीं इंपोर्ट होगा तो इसको इंपोर्ट ना करके इसकी जो कंपाइल्ड फाइल है इसको इंपोर्ट कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा, समय मेरा बचेगा। ये उस क्वेश्चन का आंसर भी है कि सर जब आप इंपोर्ट करवाते हैं, जब आप इंपोर्ट करवाते हैं तो आप इंपोर्ट में मॉड्यूल का नाम तो बताते हैं ऐसे करके यहाँ पर, मान लीजिए स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन आप डॉट पी वाई नहीं लिखवाते, क्यों। जरूरी थोड़ा है कि मॉड्यूल का मतलब डॉट पी वाई हो सकता है इसका कंपाइल कोड उठा ले पहले से, जो पहले से बना हुआ है हमारा। इसलिए हमें इंपोर्ट करते समय सिर्फ फाइल का नाम लिखवाना है, क्योंकि हो सकता है इंटरप्रेटर इस मॉड्यूल का सोर्स कोड उठाए अगर कंपाइल्ड फाइल नहीं मिली, और अगर इसकी कंपाइल्ड फाइल मिल गई तो सोर्स कोड नहीं उठाएगा, सीधा कंपाइल्ड फाइल को उठा ले, है ना। तो इसीलिए जब भी हम कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, पहली बार जब वो इंपोर्ट होगा कहीं भी, तो उस मॉड्यूल का बाइट कोड जो भी कंपाइल्ड कोड होता है उसको सेव कर लिया जाता है, सो दैट अगली बार वो मॉड्यूल कहीं भी इंपोर्ट हो तो वो बाइट कोड ही यूज हो जाएगा, वही इंपोर्ट हो जाएगा, तो उस कोड को दोबारा नहीं पड़ेगा। अगर बाइट कोड नहीं मिला, कंपाइल्ड कोड नहीं मिला, तो सोर्स कोड को पढ़ेंगे। इसलिए आप यहाँ पर सिर्फ नाम बता दीजिए मॉड्यूल का, उसका एक्सटेंशन मत बताइए कि क्या है। ठीक है, चलिए। तो ये हमारी आज की क्लास में मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट क्या है, पैकेज क्या है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। कल ऑफ रहेगा, परसों मिलेंगे। परसों एक और कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड, वो डिस्कस करते हैं।